नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं आज, फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के वेद भूषण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अपराध के जहां में। चिराग गोठी हमारे साथ, क्राइम तक के डिप्टी एडिटर। और पूजा खेडकर का जब मामला सामने आया तो जो सबसे पहला सवाल उठा वो सवाल यूपीएससी को लेकर के उठा कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि एक महिला जो आईएएस के लिए सिलेक्ट हुई है उस महिला के डॉक्यूमेंट्स में परत दर परत सब कुछ फर्जीवाड़ा है। चिराग, हमने कितने वीडियोस इस पर बनाए, बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन जो सबसे मौजूद सवाल था और वाजिब सवाल था जिस पर हर आम और खास सोचने पर मजबूर हुआ वो यूपीएससी की विश्वसनीयता था। कि यूपीएससी जिसे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, वहां के लिए जब कोई सिलेक्ट होता है तो निश्चित तौर पर सर से लेकर पांव तक हर चीज, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ पूरी तरीके से जांच परख के बाद ही किए जाते होंगे, ये भरोसा था। लेकिन ये भरोसा टूटा है। वेदभूषण जी हमारे साथ, फॉर्मर एसीपी हैं आप दिल्ली पुलिस के। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जब ये खबर आपने देखी तो क्या आपके लिए ये पहली खबर थी या पहला ये तजुर्बा था जब आप इस तरीके की चीजें सुन रहे हैं? ये चूंकि आप तो सिस्टम से होकर आए हैं, आपने भी पहले इस तरीके की चीजें सुनी थी या देखी थी या अनुभव किया था कि यार ये फला ऑफिसर है, ये कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ झोल झाल है, कुछ गड़बड़ हो सकता है। छोटी नौकरियों में तो हम देखते हैं, लेकिन उस लेवल पर चूंकि आप खुद उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, क्या आपके लिए खबर पहली खबर है या आप भी इससे दो चार हो चुके हैं? देखिए, अकेली पूजा खांडेकर नहीं है सिस्टम के अंदर, ऐसी बहुत सारी पूजा खांडेकर आईएएस आईपीएस हैं। मैंने अपनी सर्विस के दौरान, दिल्ली पुलिस में नौकरी के दौरान बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स को देखा तो कई बार शक होता था क्या मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ या ये ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है। तो ये जो सवाल जो आज पूजा खांडेकर हुआ है, इसने तमाम जो सिस्टम की परत खोल कर रख दी, बिल्कुल एक तरह से नंगा कर दिया सिस्टम को। ओबीसी का सर्टिफिकेट हासिल करना, नकली हासिल करना, क्योंकि उनके पास जो संपत्ति है लगभग 100 करोड़ की है। बॉम्बे में मकान, फार्म हाउस, 4 गाड़ियां जिसमें मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, और तमाम उसके बाद ये तो सिस्टम के अंदर वो पकड़ी गई। और किस तरह पकड़ी गई कि उन्होंने जाकर बहुत ज्यादा तेजी से एग्रेसिवली काम करना शुरू कर दिया। डीएम के ऑफिस पे कब्जा कर लिया, प्राइवेट कार पर महाराष्ट्र शासन लगा दिया, वीआईपी नंबर ले लिया, कहा कि मुझे सिपाही चाहिए, मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, एसी रूम चाहिए। तो धीरे धीरे मामला गरमाया तो ये सारी चीजें एक्सपोज हुआ। परंतु मेरा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो सिस्टम आईएएस आईपीएस का, ये बिल्कुल एक एलिट क्लास बन चुकी है, एक अलग तरह का किस्म का एक शासन डेवलप हो चुका है पूरे इंडिया में। यदि आपको बाय द वे नोएडा के डीएम से काम पड़ जाए तो आपको पसीने आ जाएंगे चिराग जी जाने में, उनसे मिलने में, काम तो छोड़िए। तो ये जो क्लास डेवलप हो गई है, जो कि ब्रिटिशर्स की दी हुई थी, हमारी अपनी दी हुई नहीं है, ये हम ब्रिटिश लेगेसी को झेल रहे हैं। क्योंकि पहले इसको बोलते थे इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उन्होंने अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो तो लंदन में रहते थे, तो उन्होंने एक यहाँ पर एक ऐसे राजा साहब पैदा कर दिए, न्यो राजा पैदा कर दिया, किंग पैदा कर दिया जिले लेवल पर, कि वहां पर आईपीएस होंगे, वहां आईएएस होंगे, जो हमारे प्रशासन को, हमारी सरकार के लिए काम करेंगे। फिर जब उनको लगा कि इसमें हमें, अब चूंकि उस टाइम अंग्रेज लोग होते थे, जो प्राइम की पोजीशंस होती थी उसमें अंग्रेज लोग होते थे। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको ताज्जुब भी होगा, सार्जेंट जिसको सब इंस्पेक्टर है, 2 फुल होते हैं, मोस्टली अंग्रेज अफसर रखे जाते थे, उससे ऊपर सारे अंग्रेज होते थे। तो उनको लगा कि इस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए उन्होंने फिर एक, जैसे दिल्ली में दानिश कैडर होता है, यूपी में यूपीएस सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज होती है, उन्होंने एक नई ब्रीड और पैदा कर दी, जिससे कि यदि अंग्रेज राजा साहब लंदन चले जाएं तो उनकी गैर मौजूदगी में कोई इंडियन आदमी थोड़े दिन के लिए, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए काम कर सके। तो वो ब्रीड आज भी चल रही है। तो जो पुलिस में या सिविल सर्विसेज के एंट्री का सिस्टम है, एक सिपाही भर्ती हो रहा है, एक सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहा है, एक एसीपी भर्ती हो रहा है, एक आईपीएस भर्ती हो रहा है, ये जो डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई, ये इन्होंने हमारे फायदे के लिए नहीं, अपने शासन को चलाने के लिए बनाई गई थी। और ऐसे ऐसे आपको भ्रष्टाचार के नमूने मिलेंगे आईएएस आईपीएस के अंदर। आप जहां डिबेट कर रहे, नीरा यादव कौन ने, जहां 2 साल की कन्विक्शन होगी, कितनी पावरफुल महिला थी कि नेक्स्ट टू सीएम माना जाता था उनको। और मैं, अब बहुत लंबी फहरिस्त है, आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, आईपीएस करप्शन में पकड़े गए, आईएएस करप्शन पकड़े गए, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि हम इस लीगेसी को झेल रहे हैं। लेकिन वे जी, ये कैसे, देखिए, ये तो करप्शन अगर है तो सिलेक्ट होने के बाद है,
हमारा सवाल तो सिलेक्शन पर है। सिलेक्शन में ये झोल झाल कोई कैसे कर ले जाता है और यूपीएससी को पता नहीं चलता, या अब पूजा खेड़कर का मामला तो चूंकि चिराग आ गया इसलिए पता है ना, नहीं आया होता तो फिर शायद देखिए हम क्या चर्चा करते। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा के आपको सामने पेश करना चाहता हूं। ये केवल आपने सिविल सर्विस की बात की है। आपको याद है पूजा खेड़कर के जो ग्रैंडफादर थे वो भी आईएएस थे, फादर भी आईएएस थे, बाद में पॉलिटिशियन बन गए। तो ये एक ऐसा नेक्सस है पॉलिटिशियंस का, पुलिस का, प्रेस का, कुछ भी आप उसको मान के चलें। परंतु आपने सुना है जुडिशरी के अंदर कोलिजियम सिस्टम होता है, वहां भी इस तरह का सिस्टम है। मैं केवल आईएएस आईपीएस के खिलाफ नहीं हूं, एक से एक बढ़िया इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, बड़े बढ़िया बैकग्राउंड से आते हैं, गरीब घरों से भी आए हैं, परंतु मोस्टली वहां पर यदि आप देखें, पर वो आने के बाद में यदि गरीब घर से भी आएगा, पर उसकी जो परवरिश होगी, ट्रेनिंग जब वो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट में करने जाएगा, तो उस तरह का एक एलिमेंट उसके अंदर डेवलप होता है कि मैं इन लोगों से ऊपर हूं, ये मेरे सब, मुझे इनके ऊपर शासन करना है। तो वो जो सोच है वो आज तक हट नहीं पाई है। आपने देश को ने रगों में डाला था वो अभी भी चला आ रहा है। वो नई तरह के ब्रिटिशर्स, हम लोग ब्राउन हैं, ब्राउन ब्रिटिशर्स हम लोग बन चुके हैं, हमारे बीच में से कुछ लोग। पर आप सरकार अब नया कानून ले आई 1 जुलाई 2024 से, नई पार्लियामेंट आपने बना दी, पर इस सिस्टम को आज तक नहीं बदल पाए। खाकी का रंग नहीं बदल पा रहे हैं जिसको ब्रिटिशर्स की स्पेसिफिक चीज यही पूछना चाह रहा था। खाकी का रंग आपने बोला नहीं बदल पा रहे हैं, इसमें जो अनूप ने भी बड़ा अच्छा सवाल किया शुरुआत में कि कहाँ ड्रॉबैक है। अगर कोई आईपीएस बनना चाहता है तो वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता है, एंट्रेंस एग्जाम देता है, उसके बाद उसका रिटर्न होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ये प्रोसेस में जब डॉक्यूमेंट वो सबमिट करता है, चाहे उसने जहाँ से ग्रेजुएशन करी है, जहाँ से उसने स्कूलिंग करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से करी, जो भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड सबमिट करता है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो पाया कि पहले वो सारे डॉक्यूमेंट जांच लें और उसके बाद, क्योंकि अब देखिए पूजा खेड़कर का मामला सामने आया तो बाद में ये पता चला, अब यूपीएससी ने एक कंप्लेंट दी दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्क्रूटनी पर है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म अगर डेवलप हो जाए तो शायद ये तो वहां तक पहुंचे ही ना बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सिस्टम को हमारे पास होना चाहिए था, आज़ादी के इतने साल बाद भी हम अपना सिस्टम नहीं डेवलप। अभी जो इसका आप जिक्र कर रहे थे पूरा खांजे करके जो डॉक्यूमेंट्स थे, अब उसका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स उसने कहा कि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ। एक अभी आईएएस किसी फिल्म स्टार है, उसने डांस करते हुए दिखाया गया है, जबकि वो आईएएस ऑफिसर है और उसने सर्टिफिकेट उसका दिया हुआ फिजिकली हैंडीकैप्ड का दिया गया। जब पूजा खांडेकर को मेडिकल के लिए बुलाया गया कि आपका मेडिकल होना है, उसने 6 बार एक्सक्यूज लिए कि मैं कोविड में हूं, मैं नहीं आ सकती हूं। दिल्ली में 6 बार उसको मेडिकल के लिए एम्स इंस्टीट्यूट जैसे में बुलाया गया, वो नहीं आई। उन्होंने किस तरह मैनेज किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर, जो उनके किसी रसूखदार थे, क्योंकि फादर भी उनके बड़े भारी पॉलिटिशियन रह चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो अलग बात है, हार गए वो, परंतु उन्होंने किस तरह से मैनेज किया और यूपीएससी को कन्विंस किया कि शी इज फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जबकि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं थी। सर लेकिन सवाल तो ये है ना कि यूपीएससी ने उनको कैसे अलाउ कर दिया, वो पोस्ट पर आ गई, वो आईएएस बन गई। हाँ बिल्कुल, इसलिए यूपीएससी में भी कई धड़ हटाए जा चुके हैं। आपको पता है सब कुछ चेंज हुआ है, एक कमेटी इसके बारे में गठित हो चुकी है। मेरा कहना यह है कि आप कुछ भी करें, परंतु जो एससी एसटी ओबीसी है, कम से कम जिसको फायदा पहुंचना चाहिए, उसमें एक अलग तरह की क्लास डेवलप हो गई। आप ध्यान से देखें तो एक अलग तरह की एससी एसटी के अंदर क्लास, जहां असली जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं हो पा रहा है। एक आदमी का बच्चा आईएएस बन जाता है, क्या उसके बेटे को भी वही अधिकार मिलना चाहिए? नहीं, उसको मिलना चाहिए जिसके घर में एक चपरासी भी भर्ती नहीं हुआ सरकारी नौकरी के अंदर, गांव देहात के रहने वाले हम सब लोग, वहां तक उसका फायदा पहुंचना चाहिए, पर नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा ऐसी फैमिली है जिनके घर में 14 आईएएस आईपीएस हैं। मेरे गांव में एक भी आदमी आज तक क्लर्क नहीं बन पाया, और 60 किलोमीटर दूर पर मेरा दिल्ली, यहीं नोएडा के पास में मेरा गाँव है। तो ये जब हालात इस तरह के बनते हैं तो सवाल पैदा होते हैं। मैं आईएएस आईपीएस के सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, परंतु इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। बल्कि मेरा कहना है इस सिस्टम को खत्म करना चाहिए, इसको हमेशा के लिए खत्म करके नया करना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊं, रशिया गया था, तो मेरी क्यूरियोसिटी यही थी कि यहाँ पुलिस वाले कैसे भर्ती होते हैं, कैसे पुलिस वाले काम करते हैं। आपको ताज्जुब होगा चिराग जी, वहां पर 5 पूरे रशिया के अंदर 5 पुलिस के कॉलेज हैं। अच्छा। जहां पर पुलिस की एंट्री पढ़ाई के लिए की जाती है। वो तमाम लॉस पुलिस के बारे में बनाते हैं। जब वो निकल के आते हैं तो परफेक्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो गन उठा के शूट करना है तो सीधे एक बार में शूट कर देते हैं। जो कानून लागू करना है बहुत सख्ती से लागू करते हैं। क्या हमारे यहाँ संभव नहीं है? हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम रशिया के हमारे यहाँ, देखिए आप चूंकि खुद फॉर्मर एसीपी हैं, हमारे यहाँ तो वेजी सिस्टम, हम लोग तो चिराग कितना वीडियोस बना चुके हैं कि पुलिस
को लेकर के तो छवि का ही इतना इतना बड़ा संकट है। बहुत एक बड़ा। मुझे मान लीजिए, मुझे एफआईआर अगर करानी है, दिल्ली का हाल बता रहा हूं मैं, दूर दराज का छोड़ दीजिए, तो वो इतना कठिन पसीने काम आ है। जाएंगे तो आपको। क्यों है ये ऐसा क्यों है ये? पसीने आ जाएंगे। ये सिस्टम इसलिए क्योंकि सिस्टम में कहीं ना कहीं इस तरह के झोल हैं हमारे सिस्टम में, पुलिस को जिनको इसमें क्या नुकसान है एफआईआर मेरी लिखने में? कुछ भी नुकसान नहीं है, बल्कि अभी जो नया कानून आया है उसमें 0 एफआईआर का प्रोविजन किया गया है। परंतु चिराग, मुझे आज भी डाउट है। ठीक है, सरकार ने कानून बना दिया, मैं भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने कम से कम 160 साल बाद एक चीज की पहल करी है, परंतु सिस्टम पर सवाल अभी भी बने हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं चिराग जी। एक आदमी पूरी, ठीक है, वहाँ राजेंद्र नगर में बड़ी मेहनत के बाद में इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, लाखों करोड़ों बच्चों के बीच एग्जाम होते हैं। एक बच्चा जिसने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का सब्जेक्ट ऑप्ट किया और वो सिलेक्शन हो गया उसका, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में यदि सेक्रेटरी लगा दिया जाए तो क्या उसका ज्ञान काम आएगा? इसका मतलब केवल एग्जाम तक लिमिट था, उसके बाद वो 0 है, उसका सारी जिंदगी की जो मेहनत थी 0 हो गई। तो इस सिस्टम में बिल्कुल, मैंने आपको सटीक एग्जाम्पल दिया है, क्यों जिस तरह से एग्जाम की परीक्षा लेने का तरीका है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप उससे काम तो कुछ और का ले रहे हो। आप मुझे आज जानवर की जान पढ़ाई कराते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स कराते हैं, और मुझे फिर कहते हैं कि इसका दांत का इलाज कर दो। क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो तभी मेरा सवाल चिराग ये है कि सिस्टम को बदलना चाहिए नहीं, बल्कि खत्म करना चाहिए जो ब्रिटिशर्स की लेगेसी है। और आईएएस आईपीएस जो इन्होंने एक अपनी अलग क्लास बना ली है हिंदुस्तान के अंदर, गरीब तो ये बचते कैसे रहे? पूजा खेटकर जैसे मामले, या मुझे तो इस लेवल पर तो ये इकलौता ऐसा मामला दिखाई देता है आपने लेकिन, तो सिस्टम है। 75 साल में तो ऐसे बहुत सी चीजें मैं छिप कैसे जाते हैं? देखिए, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे साथी भी यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैंने ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम किया है जो बहुत बड़े पोस्ट पर थे, जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी, बस उनको लिखना इतना ही आता था, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, 3 शब्द के अलावा मैंने कभी फाइल के ऊपर उनको लिखे हुए नहीं देखा। हंसी की बात में शर्म भी आती है, हम आपस में बात करते थे कि ये सिलेक्शन होकर इतनी बड़ी पोस्ट पर आ कैसे गए, और मेरे बॉस बने हुए हैं। मैं अपने बैच का टॉपर हूं और मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है जिससे मैं अपने अफसर से प्रेरणा ले सकूं। उनको केवल 3 शब्द, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, उसके अलावा कुछ नहीं। फाइल उठा के फेंक देना, गुस्सा कर देना, वो दिखाते थे कि मैं आपसे सुप्रीम हूं। तो ये सुप्रीमेसी नहीं, सुप्रीमेसी ज्ञान की होती है, कितना आप प्रोफेशनलिज्म है। कैसे संभव कैसे होता है ये? संभव कैसे होता है? संभव इसलिए क्योंकि इस तरह के सिस्टम हम आज तक इजाद नहीं कर पाए। खेड़कर भी नहीं खुलती तो वो बैठती ना कहीं पे, बिल्कुल, वो बहुत जबरदस्त खतरनाक किस्म की आईएएस अफसर बनती, कितना लूटती, कितना लोगों को परेशान पैदा होती सिस्टम के अंदर। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम रिव्यू करने की जरूरत नहीं, इसको खत्म करने की जरूरत है। जुडिशरी के अंदर जो अगर करेंगे तो आपका क्या कहना है कि जो आईएएस आईपीएस जो कैटेगरी है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो होने नहीं देंगे इसको? मैं यही बता रहा हूँ, आप और हम डिबेट कर रहे हैं, और ये डिबेट आपकी हर एक आईएएस आईपीएस जरूर देखेगा, यही बता रहा हूँ। अगर ये खत्म करेंगे तो नहीं कर, सिस्टम लाएं, कौन सा सिस्टम लाएं? सिस्टम बहुत कुछ हो सकता है। मैंने रशिया का आपको सिस्टम दिया कि पुलिस के 5 कॉलेज हैं, वहां पर आप जाइए, एंट्री कीजिए, पढ़ाई कीजिए। उसके लेकिन हमारे यहाँ का तो सिपाही सीधे मुंह बात करके राजी नहीं है। सिपाही भी राजी नहीं। आदमी डायरेक्ट एसीपी से तो नहीं मिलेगा ना, एसपी से, तो आपको ताज्जुब होगा। जिन लोगों ने हमें पुलिसिंग दी, उनके यहाँ ब्रिटिश के अंदर भर्ती ही कांस्टेबल होता है, उसको बॉबी बोलते हैं। वो अपनी कॉम्पिटेंसी के आधार पर हायर पोस्ट पर पहुंचता है। परंतु हमने उनकी नकल तो बहुत करी अंग्रेज बाबू की, पर पूरी तरह से अंग्रेज नहीं बन पाए। ना वो अंग्रेज हैं, ना वो हिंदू रह पाए, हम बीच में कहीं लटक रहे हैं। हमारा सिस्टम कई बार, देखिए, मैं तो खुद अपना अनुभव आपको बताऊं, कई बार ऐसा है कि जो एटीट्यूड सिपाही कांस्टेबल दिखा रहा है, वो एटीट्यूड आपको हाई लेवल पर नहीं दिखेगा। वहां आपको एसीपी एसपी वो विनम्रता से आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आदमी जो है सुन के राजी नहीं। तो मैं ये अंतर समझना चाहता हूँ। आम आदमी, जो भी इस देश का 142 करोड़ आदमी है, उसमें से 135 करोड़ लोग, इन्हीं लोगों से उनका पहला वास्ता पड़ता है। बिल्कुल, इतनी एरोगेंसी, क्योंकि जो ट्रेनिंग के सिस्टम है वो भी इतने भरपूर नहीं है कि उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाए, उनको सिस्टम सिखाया जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो भी आईएएस आईपीएस मेरे इस टीवी इंटरव्यू को देखेंगे, आपसे जरूर इस मेरी बात पे इत्तेफाक करेंगे। जो भी आईएएस आईपीएस अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग पर जाते हैं, भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए उनकी ट्रेनिंग में खर्च करके आती है। परंतु दुर्भाग्य देखिए, जब वो ट्रेनिंग पर आते हैं तो अपना ज्ञान केवल उनके अंदर तक रहता है, वो अपना ज्ञान किसी को बांटते नहीं है। क्यों नहीं बांटते? उनको वो सिस्टम ही इस तरह का बना रखा है। जबकि होना ये चाहिए था कि यदि वो सपोज करो बॉम्ब
ब्लास्ट की कोई इन्वेस्टिगेशन सीख कर आए हैं, अमेरिका सीख कर आए हैं, तो उनको यहाँ पर पढ़ाना चाहिए कि दिल्ली में ब्लास्ट हो जाए, इंडिया में ब्लास्ट हो जाए तो कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। परंतु वो इतना एरोगेंसी है कि अपना ज्ञान किसी को बांटेंगे नहीं, अपनी बुक्स किसी को नहीं बांटेंगे, और अब रिटायरमेंट के बाद अपना ज्ञान लेकर अपने घर से आती है एरोगेंसी, क्यों आती है और कहां से आती ये है? हमारे सिस्टम मतलब सब में तो नहीं होती भाई, मैंने शुरू में कहा है कि तो इतने ऐसा नहीं बढ़िया होता कि हर आदमी- आईएएस आईपीएस के अंदर काम किया, इतने अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स के अंदर, मैंने जजों के अंदर काम किया है, मुझे लगता है कि इस धरती पर भगवान है ये। परंतु इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो इतने एरोगेंट और इतने करप्ट हैं कि बेइंतहा है, कोई लिमिट नहीं है उनके करप्शन की। हर चीज में उनको करप्शन चाहिए, हर चीज में पैसा चाहिए, हर तरह से उनको करप्शन चाहिए। लेकिन इसका सॉल्यूशन विद जी कोलैप्स कर दीजिए सिस्टम को, ये तो नहीं हो सकता ना। मतलब कोलैप्स नहीं कह रहा, परंतु कोलैप्स नहीं होगा, परंतु मजबूरी ये है। आप मेरे जहन के अंदर वो ये है, क्योंकि ये जो आईएएस आईपीएस आज टॉप पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इस सिस्टम को खत्म होने के लिए वो कभी तैयार नहीं होंगे। कोई ना कोई रास्ता लिंगर ऑन कर सकते हैं, वो इस सिस्टम को खत्म नहीं करते देंगे, क्योंकि वो इनके माफिक आता है, इनके बच्चों के माफिक आएगा, और वो आम जनता उससे महरूम रहे, इससे इनको कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब ये जब भी इसको बदलने की बात आएगी तो वहां कोई सेक्रेटरी बैठा होगा, आईएएस अफसर, कोई चीफ सेक्रेटरी बैठा होगा, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट फेयर, ये इस पुराने वाला सिस्टम ही ठीक है। तो मजबूरी है सिस्टम को, जब तक सरकार की बहुत इच्छा शक्ति नहीं होगी, कोई इस तरह का एक दृढ़ निश्चय लेकर सरकार नहीं चलेगी कि हाँ मुझे जमीन के आदमी को फायदा पहुंचाना है, तब तक आप कितनी भी बहस कर ले में और आप कुछ नहीं हो पाएगा। आपकी ये बातें बिल्कुल बहुत ही गर्मजोशी से भरी हुई लगती हैं और सामने वाले को में भी गर्मजोशी डाल दें, लेकिन जो आईएएस पीसीएस या और जो इस तरीके के लोग देखेंगे वो ये सवाल आपसे भी पूछ सकते हैं कि साहब जब आप रिटायर हो गए तब आप ये बातें कह रहे हैं, जब आप सिस्टम का हिस्सा थे तब आप इस तरह नहीं कह सकते। ये मजबूरी है डिसिप्लिन फोर्स में, क्योंकि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है, इस तरह की बात। और मैं ये बता रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद भी मैं जिस तरह से बेबाक तरीके से मीडिया में बोलता हूँ या लिखता हूँ, अभी मैंने 2 बुक्स लिखी हैं इस कानून पर, तो वो लिखते पढ़ते भी नहीं है, मतलब कितने भी बड़े क्वालिफाइड होकर आए, मैं तो नहीं समझता किसी आईएएस आईपीएस ने इस नए कानून के ऊपर किताबें लिखी होंगी। तो मैंने 2 किताबें अब तक लिखी हैं, हाउ टू राइट एफआईआर अंडर न्यू लॉज और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए अंडर न्यू लॉज। तो ये तो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं करते, कम से कम मैं इतनी बेबाकी से बोल रहा हूँ, हालांकि पेंशन मुझे भारत सरकार देती है और आजकल मेडिकल बेनिफिट भी मुझे सरकार देती है, फिर भी मैं बिना डरे आपसे बोल रहा हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरा 100% हक है सरकार की सही बात को सही कहना और गलत बात को गलत कहना। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, मैं एक आईपीएस ऑफिसर का नाम नहीं लूंगा, आप ले सकते हो। गोवा में उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा, मैं नाम ले लेता हूँ। हाँ, अभी नाम अभी एक कौन उनका नाम है, हाँ, बड़ा चर्चा में और है तो बड़ा मशहूर केस हो गया है। वो केस हमने खूब चलाया और उसमें एविडेंस आया, तभी शायद उनको शुरुआत में उनको सस्पेंड किया गया, नहीं तो किसी आईपीएस को इस तरह से स्ट्रांग एविडेंस रहे होंगे। लेकिन आप देखिए विडंबना की कई साल इन्वेस्टिगेशन चली और मैं थोड़े दिन पहले ये खबर मैंने देखी कि उनकी पोस्टिंग होगी, कैसे संभव होता है? देखिए, हमेशा के लिए तो उसको नहीं किया जा सकता, परंतु जो उनके ऊपर टैग लग गया है उसको कभी धोया नहीं जा सकते। नहीं, अगर एक आम आदमी होता वेद जी तो उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होता, उसको जेल में हाँ, डाल देते। बिल्कुल हाँ, तो सिर्फ दाग चरित्र पर लगा ना, चरित्र पर लगा उसके खिलाफ, हाँ उसको तो बिल्कुल जानी चाहिए थी। यदि उसका कोई इतना ग्रेव मिसकंडक्ट है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो और क्रिमिनल एक्शन भी हो। क्यों नहीं होता फिर भाई? मैं आपको शुरू में बताया, ये आईपीएस लॉबी आईएएस लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि टॉप टू बॉटम इनको डिफेंड करने पे लगे रहते हैं। पूरा हिंदुस्तान नहीं, बदे विदेशों में हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएं, हम मिलकर बांट के खाएंगे, कभी तुम इधर कभी हम इधर। तो वो सिस्टम, तभी मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम को क्लोज करना चाहिए। हर जगह आईएएस आईपीएस का टैग, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप अपने डीएम से जाके मिलिए, एक हफ्ते 15 दिन तक शायद आपकी मुलाकात भी ना हो पाए, वो मिले ना मिले उसकी अलग बात है। एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, कोलकाता में नया रेप कानून आ गया है, उसमें है कि भाई बड़ी जल्दी उसमें सजा का भी प्रावधान है, फांसी तक का प्रावधान है, और उसमें ये भी क्लॉज है कि बहुत जल्दी मुकदमा जो है वो सुलटा लिया जाएगा कोर्ट से बड़ी जल्दी। क्या ये संभव है सर? बिल्कुल संभव है। देखिए, इच्छा शक्ति की बात होती है। मैं आपको निर्भया का केस बताता हूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं निर्भया में 18 दिन के अंदर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली थी। 18 दिन बता रहा हूं, जबकि 90 डेज का टाइम था, क्योंकि मर्डर भी था उसमें। परंतु पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, मैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करता हूं कि 18 दिन में चार्जशीट कर दी। परंतु जो हमारा अब वो सिस्टम, जो लीगल सिस्टम था तारीख पे तारीख वाला, अब जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो डॉक्टर बेटी के साथ जो रेप का मर्डर हुआ है, उसमें शुरू में उनका बहुत बड़ा 14 घंटे की डिले रही, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर
कमेंट्स बिल्कुल, किया कि उसको 18 घंटे बाद 14 घंटे बाद आपने मुकदमा दर्ज किया। तो ये तमाम चीज़ें अब उन्होंने एक नया बिल लेकर आए हैं, उसमें ये प्रोविज़न करा गया है कि 21 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। पर वो है कि अब कोर्ट में, अदालत में वो जो तमाम इश्यूज हैं वो ठीक है। कितनी जल्दी एड्रेस, क्योंकि कोर्ट के लिए अभी तक कोई बहुत ज़्यादा बंदिशें नहीं है। हालांकि नए कानून में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये कहा गया है, कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है कि जब ट्रायल पूरा हो जाएगा तो आपको इतने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको जजमेंट देना ही होगा। तो इसलिए अब देखना है कि अदालतों का क्या रुख होता है। अभी हाल में मुर्मू मैडम जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। उन्होंने भी यही कहा था, एनफ इज एनफ, और कभी ना कभी हमें न्याय की तरफ जाना चाहिए। लाखों करोड़ों लोग न्याय के इंतजार में बैठे हुए हैं। न्याय लेना आसान है चिराग जी? आप तो दिल्ली रहते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना हो ना, 25 लाख रुपए आपकी जेब में चाहिए। कितने चाहिए? 25 आप दरवाजे के अंदर नहीं घुस सकते सुप्रीम कोर्ट में। तो जो रिमोट में कहीं बिहार में और झारखंड में बैठा हुआ है, आप सोच सकते हैं कोई ट्रेन का टिकट पढ़कर यहाँ आ जाएगा? संभव ही तो नहीं न्याय लेना हिंदुस्तान में आसान काम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ना केवल आईएएस आईपीएस, जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। 250 परिवार हैं जिन्होंने सारी जुडिशरी को अपने कब्जे में ले रखा। बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो वही कंटेंट बनती हो, सिस्टम में, हाँ, कोलिजन सिस्टम है, उन्हीं के परिवार के बच्चे, उन्हीं के पोते नाते और उन्हीं के रिश्तेदार हैं। बिल्कुल ये ओपन सीक्रेट है। मैं कोई ऐसी डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने घर से कुछ चीज़ पैदा करके ले आऊँ। और यही हाल नीचे की जुडिशरी का है। जो एमएम है या सेशन जज हैं, ये उसकी भतीजी हैं यार, इनको तो ले लो। तो ये सिस्टम जब तक ये रहेगा सिस्टम, तब तक ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर हमें एक कचोटती रहेंगी, हमें धमकाती रहेंगी, हमारे सिस्टम पर प्रहार रहेगा। तो ये तमाम जो आज हम सब मिलकर एक्सपोज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी देखें और आईएएस आईपीएस जुडिशियल ऑफिसर भी देखें, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं। वकील जो इस वीडियो को देखेंगे वो समझेंगे कि मैं शायद गलत नहीं हूं अपनी जगह पर, क्योंकि न्याय लेना हिंदुस्तान में आसान काम नहीं है। टाइम तो चाहिए, साथ में पैसा भी चाहिए, आपके साथ में आपके रसूख भी चाहिए। अब मैं नाम नहीं लेता, ऐसे ऐसे एडवोकेट हैं जो एक डेट पर जाने के 10 लाख रुपए देते हैं। मैं आज मुसीबत में फंस जाऊं, तो फीस 25 लाख रुपए, मैं आज फंस जाऊं, मैं पेंशनर हूं, मैं आज उनको हायर नहीं कर सकता हूं। कहने को वो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बड़े न्याय के प्रतीक हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं, परंतु उन तक पहुंचना मेरे और आपके लिए भी, चिरागी, और आपके लिए भी बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए ये सारा सिस्टम चाहता है कि इसको आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। जिस तरह से अदालत ने ये तमाम जो नई पार्लियामेंट बनाई है, नए कानून बनाए हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तृतीय बड़ी एक अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ भी सरकारों को सोचना चाहिए। अदरवाइज ये सिस्टम कोलैप्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक वेद जी, मेरा आखिरी सवाल है कि जो आम लोगों की तरफ से है कि पुलिस को लेकर के, पुलिस की इमेज को लेकर के लोगों में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के भी कई दशकों में डर रहता था। वो डर आज भी लोगों के जहन से निकला नहीं है। वो पुलिस के साथ फ्रेंडली क्यों नहीं, पुलिस के साथ में कि मतलब पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं या हम अपनी बात कैसे, वो ये डर राजधानी से लेकर दूर दराज के इलाकों में ये जाता क्यों नहीं है? देखिए, हम अभी भी उसी ब्रिटिश लीगेसी को जी रहे हैं। यदि आप उसी ब्रिटेन के अंदर जाएं, लंदन के अंदर जाएं, आप किसी पुलिस वाले से रास्ता पूछें कि सर आई एम न्यू इन लंदन और मुझे आप रास्ता बताइए, वो कहेगा आप मेरी गाड़ी में बैठिए, पुलिस की गाड़ी में, मैं आपको वहाँ ड्रॉप करूँगा। तो चूंकि हमारे को सिखाया गया, ट्रेनिंग का पार्ट एंड पार्सल यही है कि जो सिखाया जा रहा है हम लोग उसी पे चले आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों पर। ट्रेनिंग में बदलाव की जरूरत है, ट्रेनिंग में, सोच में, कानून में तो आपने बदलाव कर दिया। जब तक आप इसके पीछे आप ये वजह मानते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से पुलिस को देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर पुलिस के ऊपर, एक सब इंस्पेक्टर ले लीजिए, एक कांस्टेबल ले लीजिए, एक हेड कांस्टेबल ले लीजिए, इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है कि इनसे सब काम कराए जा रहे हैं, इनसे फटीक भी निपटाई जा रही है, इनसे सब काम बोला जाता है करें और कानून व्यवस्था भी बनाए के रखे और तमाम चीजें रखे। तो क्या ये प्रेशर रहता है, इस वजह से इनका व्यवहार में थोड़ी जिसे कहते हैं बेरुखी है? ये आपका सवाल ना केवल पुलिस के लिए बल्कि जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी सवाल है। उनके ऊपर इतना काम का बोझ है कि वहाँ पर ज़रूरत है कि और ज़्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स उसी प्रोपोर्शनेट में किए जाएं। इन्वेस्टिगेशन का जहाँ तक संबंध है, सब इंस्पेक्टर हैं जो मेन कड़ी है, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाते और उनको अलग अलग तरह के काम लगाए जाते हैं। सपोज करो PM का रूट आ गया या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, वहाँ भी ड्यूटी दे रहा है, उधर कोर्ट से उसका बुलावा आ रहा है, उधर उसको इन्वेस्टिगेशन भी
पूरी करनी है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन है। तो जब तक आप तमाम चीज़ों को अलग अलग विंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का विंग अलग, लॉ एंड ऑर्डर का विंग अलग, ये तो अलग है ही सर अभी। नहीं अलग नहीं है पूरी तरह से। आप, मैं पार्लियामेंट में अभी बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, 20-30 साल रिटायर हुए, 18 में रिटायर हुआ हूँ। कहने के लिए हैं, शब्दों के लिए है कि वो हमने अलग कर दिया है, परंतु मैं ही उस सब इंस्पेक्टर जब होंगे ही नहीं मेरे पास, तो मैं उसी को बोलूंगा सारा काम छोड़ के, ये बहुत भारी हाँ, डेमोस्ट्रेशन आ इसको गया है, पहले आप कर। इसमें पहले कूदो, छोड़ो इन्वेस्टिगेशन को, फाइल को छोड़ दो, पब्लिक जाए बाहर चूल्हे के अंदर। तो जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, प्रॉपर एक आप अपना स्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन विंग को बिल्कुल अलग थलग नहीं करके रखेंगे, तब तक ये संभव नहीं हुआ है। उसकी जो आप जिसकी गुस्से की या उसके व्यवहार की बात कर रहे हैं, चिड़चिड़ेपन की बात कर रहे हैं, वो स्वाभाविक है। मैं और आप मुझे लगातार 24 घंटे में, आपको आज तक वाले रात तक कहें 24 घंटे काम करते रहो, तो आप भी झंझना जाओ, कहेंगे यार मैं कब तक काम करूंगा, कब तक टीवी पर अपने एंकर करूंगा, कब तक अपनी भाषणबाजी करूंगा, तो आप भी बिल्कुल तो ये एक स्वभाव है आदमी का। ठीक है। तो इसलिए उतना ही किसी को, एक लिमिट तक आप किसी को दबा सकते हैं, उससे ज्यादा दबाओगे तो फट जाएगा वो। तो वो स्थिति आ चुकी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि आम लोग जो पुलिस को लेकर के, उनके मन में डर रहता है, ये लगता है कि पता नहीं हमारी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। अब तो लोग जागरूक हो गए, तो कहते हैं साहब चलो हम आला अधिकारी से और उच्च अधिकारी से बात कर लेंगे, लेकिन उच्च अधिकारी तक भी सबकी पहुंच नहीं होती। आपके मन में बहुत सारे सवाल जो पुलिसिंग को लेकर होंगे, हो सकता है संभव हो कि वेद जी ने उनमें से ज्यादातर के जवाब आपको दिए होंगे, समझाया कि पुलिसिंग जिस तरीके से अंग्रेजों के जमाने से जो सिस्टम चला आ रहा है, कुछ खामियां उसमें भी हैं, और रगों में जो सिस्टम दौड़ रहा है वो धीरे धीरे 70-75 सालों में यहां तक हम पहुंचे हैं। आने वाले समय में इसमें और सुधार हो, ये हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डरना नहीं चाहिए। अगर कोई शिकायत दर्ज करानी है, कुछ भी दर्ज कराना है, तो कम से कम इतना तो कानून में बदलाव भी हो गया है कि हम 0 FIR है और तमाम चीजें हैं, हम अपनी पहुंच, और मीडिया भी एक्टिव है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो कुछ भी छिप नहीं सकता। इसलिए डरना छोड़िए, और अगर कोई शिकायत हो तो समय पर दर्ज कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।